हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक जैसे कि चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ पर नीट में किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। ये बेसिकली आपका केवल पार्ट फर्स्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस और डाइपोल के बारे में, राइट। और इन टॉपिक्स पे किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे पूछे गए वो डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चे नीट 21। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था देखिए। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। R1 R2 रेडियस के मेरे पास दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर्स गिवन है बच्चे। ठीक है, आर कनेक्टेड बाय अ वायर, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। देन आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर 1 एंड 2, राइट। क्या है बच्चे क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप बना लीजिए एक स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर जिसका रेडियस आपको गिवन है कितना, R1, राइट। और जो दूसरा स्फीयर है बच्चे उसका रेडियस हमें कितना गिवन है, उसका रेडियस है हमारे पास R2, राइट ना। दोनों को हमने क्या किया, किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया बच्चे। सपोज ये कंडक्टिंग वायर से मैंने इसको जोड़ दिया। ओके, सो कंडक्टिंग वायर से जोड़ने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि दोनों के बीच में कंडक्शन होगा। ठीक है, और कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, कंडक्शन में होता है बच्चे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर दोनों के चार्जेस आपस में चेंज होंगे। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस अकर्स, राइट। चलिए, और ये चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन बच्चे कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों ही स्फीयर्स में पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कि इक्वल पोटेंशियल होने तक यहाँ पर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन बच्चे होता रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस इस पर पोटेंशियल आया V, और इक्वल पोटेंशियल इस पे भी आ गया है बच्चे V, राइट ना। यहाँ पर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा 1, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे को गिवन है सिग्मा 2। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशो फाइंड आउट करना है बच्चे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल पोटेंशियल की कंडीशन लिख देता हूँ, लाइक V1 इक्वल्स टू V2 एंड दैट इज इक्वल्स टू V, राइट। चलिए, यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, V इक्वल्स टू बच्चे ये लिखेंगे हम, दैट इज K Q1 बाय R1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चे K Q2 डिवाइडेड बाय R2, राइट। K से K को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। हमारे पास आगे क्या आ जाएगा बच्चे, एक रेशो यहाँ पर आ जाएगा किस किस का, Q1 Q2 का, किसके साथ, R1 और R2 के साथ, राइट। ये हमारे पास एक रेशो इसका आ चुका है, आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग आपको पता होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया से डिफाइन होता है बच्चे। ठीक है, हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है, Q1/Q2 का। तो ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। हमारे पास जो रेशियो है वो है Q1/Q2, एंड दैट इज इक्वल्स टू R1/R2। ये किसके बराबर होगा, R1/R2 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए Q1 की जगह अगर मैं यहाँ पर सिग्मा 1 A1 लिख देता हूँ, ओके, और Q2 की जगह मैं सिग्मा 2 A2 लिख देता हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू बच्चे R1/R2, राइट। चलिए, आपको पता है दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों का एरिया लिखने वाला हूँ। सो दैट इज 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू बच्चे R1/R2। देखिए 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, R1 से ये R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ से डायरेक्ट अब हमारे पास अपना आंसर निकल के आ जाएगा, यानी सिग्मा 1/सिग्मा 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू R2/R1, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था 21 में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हमसे पूछा गया है, ये भी 21 का क्वेश्चन है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ओके, चलिए यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रॉन, ओके, और इससे कुछ सेपरेशन पर दूसरा चार्ज यानी कि प्रोटॉन,
यहाँ पर है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चे, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, राइट। चलिए, दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पर 1.6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, जिसको मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स में बच्चे लिख सकता हूँ। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन हियर, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बच्चे, आपको ये रिलेशन पता होगा, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे, F डिवाइडेड बाय m कर सकता हूँ, एंड दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात आती है ये फोर्स कौन सा होगा, तो बच्चे ये होगा हमारे पास दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको। ओके, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, दैट फोर्स इक्वल्स टू बच्चे K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं बच्चे, दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिखूंगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, दोनों पर चार्ज इक्वल होता है। चलिए, वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन कर लेते हैं हम, दैट इज के का वैल्यू 9.9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर Q चार्ज देखिए, दैट इज ऑल्सो गिवन बच्चे, क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम और इसका स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है देखिए, आर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1.6 10⁻⁻10 और इसका होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए बच्चे, 1.6 स्क्वायर 1.6 स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको केवल और केवल यहाँ पर जो पावर्स होगा, केवल उन पावर्स को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए बच्चे, यहाँ पर हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो देखिए किस तरह से होगा, 9 इंटू 10⁻9 हमारे पास रहेगा, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, 9 इंटू 10⁻9, 1.6 स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका था, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻38 स्क्वायर करने के बाद, और नीचे स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आएगा 10⁻20। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर बच्चे, 9 इंटू, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं, सो यहाँ हो जाएगा 10⁻29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻38। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹। ये मेरे पास फोर्स का वैल्यू आ गया, बट मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए, फोर्स कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, भी क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, कितना है 9 इंटू 10⁻31 kg। 9 से 9 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किस पावर में आएगा बच्चे, 22, सो 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चे इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, केवल थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं था। ओके, चलिए बच्चे, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ओके बच्चे, ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि नीट 2019 में पूछा गया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें बच्चे। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q, okay, are placed at a certain distance apart and the force acting between them is F. Okay, if 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes. Okay बच्चे, ये प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कूलम्ब्स लॉ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज है आपका Q, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर आपका एक चार्ज माइनस Q रखा हुआ है। दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं बच्चे कितना होगा, R, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में काम करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन की बात। ओके, सेकंड कंडीशन में आपको क्या दे रखा है कि ये जो प्लस Q चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ से 25%
क्या करेगा, 25% चार्ज को ये ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो अब इसके पास कितना चार्ज बचेगा, तो देखिए बच्चों ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 25% मतलब क्या होगा, दैट इज 25% ऑफ क्यू। so 25/100 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, सो दैट इज इक्वल टू Q/4। यानी कि इसने क्या किया, अपना 1/4 तो ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास क्या बचेगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q पॉजिटिव चार्ज पे कितना होगा यहाँ पर, दैट इज Q माइनस Q/4। यानी कि फर्स्ट चार्ज मेरे पास हो जाएगा बच्चे 3Q/4, राइट ना। Q1 डैश में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड देखिए बच्चे, तो ये 25% चार्ज जो इसने ट्रांसफर किया, वो चार्ज किसने गेन किया होगा, सेकंड वाले चार्ज ने, और वो नेगेटिव नेचर का चार्ज है। सो माइनस क्यू ने क्या किया बच्चे, प्लस Q/4 को गेन किया। सो यहाँ पर प्लस Q/4 लिखूंगा, तो देखिए Q माइनस Q/4 अगेन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 3Q/4। ओके, तो ये नए चार्जेस हमारे पास आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा वो क्या होगा बच्चे, दैट इज K/Q/R²। सेपरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। नए चार्जेस कितने आ गए हमारे पास, 3Q/4। सो दैट इज 3Q/4 का होल स्क्वायर। के Q1 Q2 है, इक्वल है, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू 9/16। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा KQ²/R²। ठीक है, देखिए इस स्लाइड में देखिए KQ²/R² तो आपका फर्स्ट कंडीशन में फोर्स था, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ F डैश इक्वल्स टू 9/16 टाइम्स ऑफ F। राइट, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया भी है, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। ओके, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। ओके बच्चों, क्या क्वेश्चन गिवन है देखिए, two metal sphere, one of radius r and other of radius 2r. Okay, both having same surface charge density sigma. If they are brought in contact and separated, then the new surface charge densities on each sphere are respectively. Right? अच्छा, सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 21 में भी पूछा गया था बच्चे। यहाँ पर वहां पर भी कंडक्शन के से ही कॉन्सेप्ट को रिलेट किया गया था, और यहाँ पर भी इसी तरह का जो है कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिएगा बच्चे, टू मेटल स्फीयर हमें गिवन है, तो ये देखिए दो स्फीयर्स हम बना लेते हैं। ठीक है, एक का रेडियस हमें गिवन है r, और जो दूसरा है बच्चे उसका रेडियस हमें ट्वाइस ऑफ r गिवन है, सो इसका रेडियस हो गया 2r। ठीक है, बट दोनों के जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं बच्चे, उनका वैल्यू हमें इक्वल गिवन है। राइट, बाद में क्या बोला गया है कि दोनों को एक दूसरे के पास यानी कि कांटेक्ट में लाया गया है। राइट ना, तो या तो दोनों को आप कांटेक्ट में ला दें, दोनों को टच कर दें, या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर कंडक्शन होता है। राइट, ओके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है बच्चे वो कौन सा होगा, यहाँ पर कंडक्शन होगा। दोनों जब एक दूसरे को टच करेंगे पास आएंगे। सो कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है बच्चे, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा। ओके, सो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पर इन दोनों के पास नए चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, सपोज इनिशियली यहाँ पर चार्ज है इसका Q1, और इसका चार्ज है बच्चे कितना, Q2। राइट ना, सो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस यहाँ पर इनके नए चार्जेस लिख देता हूँ मैं, कितना होगा Q1 डैश एंड Q2 डैश। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट ट्रिक यानी कि इनका फॉर्मूला बता देता हूँ, आप उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करें। ठीक है, किस तरह से यूज करेंगे देखिए, अगर आपको आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस नए चार्ज इस पे क्या होंगे, Q1 डैश। Q1 डैश को मैं किस तरह से दूंगा बच्चे, यहाँ होगा R1 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर इस तरह से QT डिवाइडेड बाय RT। QT यहाँ पर क्या है बच्चे, दिस इज द टोटल चार्ज। QT क्या होगा यहाँ पर, ये होगा हमारे पास टोटल चार्ज। और RT क्या होगा, दिस इज द टोटल रेडियस। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आपको इसी को यूज करना है। तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर Q2 डैश फाइंड आउट करने के लिए आप R1 की जगह रख दें R2, और यहाँ पर रख दें बच्चे QT/RT। रेस्ट ऑफ थिंग सेम रहेगी बच्चे एज इट इज, बट पहले हमें यहाँ पर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आइए टोटल चार्ज की बात करते हैं। टोटल चार्ज बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, टोटल चार्ज होगा बच्चे Q1 प्लस Q2।
राइट ना। Q1 कितना होगा वो भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो यहाँ से अगर मेरे को Q का वैल्यू लिखना है तो मैं Q की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, सिग्मा इंटू ए, राइट। तो वैसे ही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ लाइक क्यू टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, सिग्मा दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट के लिए जो एरिया हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, सेकंड के लिए जो एरिया हो जाएगा दैट इज 4 पाई। कितना बच्चे रेडियस है सेकंड के लिए, ट्वाइस ऑफ r है, यानी कि मैं लिखूंगा इसको 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 r स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकंड स्फीयर के लिए देखिए आपका रेडियस कितना गिवन है, 2r गिवन है, दैट्स वाई बच्चे इस तरह से हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा, और ये 4 पाई r सिग्मा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 सिग्मा, ठीक है, 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर। दिस इज द टोटल चार्ज वी हैव, ओके। अब इस टोटल चार्ज का वैल्यू अपन यहाँ पर रख देते हैं हमारे फॉर्मूलाज में। तो Q1 डैश का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या था, R1। तो R1 का वैल्यू कितना था बच्चे, R था, डिवाइडेड बाय यहाँ पर टोटल रेडियस 3r मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर, ओके। r से यहाँ पर r कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास Q1 डैश का वैल्यू कितना आ गया, 20/3 सिग्मा पाई r स्क्वायर, राइट। सिमिलर पैटर्न में आप यहाँ पर बच्चे Q2 डैश का वैल्यू भी निकाल दें, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r/3r मल्टीप्लाइड बाय 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा बच्चे, देखिए r से r कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 40/3, यहाँ आ जाएगा सिग्मा पाई r स्क्वायर, राइट। ये हमने यहाँ पर Q1 डैश Q2 डैश निकाल दिया, बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके बारे में, राइट। तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हो जाएगी सिग्मा 1 डैश, दैट इज इक्वल टू Q1 डैश डिवाइडेड बाय ए। कितना हो जाएगा बच्चे, Q1 डैश का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 20/3 सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, राइट ना। यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करने पे बच्चे दैट इज इक्वल टू 5/3 सिग्मा, ओके। सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 5/3 सिग्मा, ओके। सिमिलर पैटर्न में बच्चे यहाँ पर सिग्मा 2 डैश का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, Q2 डैश डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, लाइक दिस, ओके। Q2 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर लिखिए 40/3 सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया कितना था उसका, एरिया था बच्चे यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू, देखिए 4 पाई r स्क्वायर है ना, सो दैट इज 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है। 2r उसका एरिया था ना, रेडियस थोड़ी 2r था, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने ये रखना होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/6 सिग्मा। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है बच्चों। ठीक है, किस तरह से अप्रोच किया इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, तो बच्चे अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले Q1 Q2 डैश फाइंड आउट किया, देन सिग्मा डैश इक्वल टू Q बाय ए फाइंड आउट किया, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ओके, डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ऑफ ई यानी कि इलेक्ट्रॉन, एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, okay, if the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d, okay, much greater than the atomic size apart is 0, then delta E is of the order of, ओके। इनफैक्ट बच्चे यहाँ पर हमें डेल्टा ई का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। 2017 का ये क्वेश्चन है। चलिए क्या करते हैं बच्चे, देखिए आपको यहाँ पर चार्जेस किस तरह से दे रखे हैं बच्चे, एक तो माइनस ई चार्ज आपको गिवन कर रखा है, और एक ई प्लस डेल्टा ई चार्ज गिवन कर रखा है, ठीक है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस आपको यहाँ पर गिवन कर रखे हैं, और क्वेश्चन में बोला है बच्चे आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है,
ठीक है। सो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है और दूसरा हाइड्रोजन एटम आपका यहाँ पर होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपको बोला हुआ है कितना, कि दोनों के बीच का सेपरेशन है यहाँ पर डी। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों ही जीरो रहेंगे बच्चे। ठीक है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू जीरो, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी यहाँ पर जीरो है। चलिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चे अगर मैं नेट चार्ज लिखता हूँ, तो देखिए नेट चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आप देखिएगा। नेट चार्ज हो जाएगा बच्चे माइनस ई प्लस डेल्टा ई। राइट ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ई। चलिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बच्चे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे जीरो होगा, बट स्टिल देखिए आप उसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, के एच स्क्वायर, मतलब जो चार्ज होगा हाइड्रोजन एटम पर बच्चे, उस चार्ज का स्क्वायर, तो वो चार्ज कितना है, डेल्टा ई। तो मैं लिखूंगा के डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन डी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हम लिख सकते हैं जी एम वन। बेसिकली यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का होल स्क्वायर में लिखूंगा, और डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा डी स्क्वायर। राइट ना, आपको पता है कि एफ इक्वल्स टू यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों जीरो होंगे, तो दोनों को हम यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वेट करते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, के डेल्टा ई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जी, और यहाँ पर जो मास हाइड्रोजन एटम का होगा उसका स्क्वायर में कर देता हूँ। राइट ना, डेल्टा ई का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जी यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय की, डिवाइडेड बाय की। देखिए बच्चे, थोड़ा सा भी यहाँ पर कैलकुलेशंस हमारे पास रहेगी, तो वो कैलकुलेशन हम करेंगे। सो डेल्टा ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए वैल्यूज रख दीजिए बच्चे, जी का क्या वैल्यू होता है, दैट इज 6.67 इंटू टेन टू पावर माइनस 11। ओके, और यहाँ पर क्या है बच्चे, आगे आगे है इसका मास। देखिए मास गिवन है यहाँ पर 1.67 इंटू टेन टू पावर माइनस 27, तो इधर लिख दूंगा मैं 1.67 इंटू टेन टू पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय बच्चे क्या आ जाएगा, 9 इंटू टेन टू पावर 9। राइट, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, 6.67 ओके इंटू टेन टू पावर माइनस 11 इंटू 1.67 का आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, और 27 का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, तो ये हो जाएगा टेन टू पावर माइनस 54। राइट ना, इसको भी टेन टू पावर 9 को भी आप ऊपर ही भेज दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा टेन टू पावर माइनस 9। ओके, और इधर मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय में 9। राइट, बेसिकली मेरे को यहाँ पर ऑर्डर चाहिए इनका, तो आप देख लीजिए बच्चे, दिस इज माइनस 11 माइनस 54 और माइनस ऑफ 9। राइट ना, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, ज़रा इसको ऐड कीजिए। सो आई थिंक टेन टू पावर माइनस 74 होगा। राइट, सो दैट इज 6.67 इंटू 1.67 का हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय कितना, टेन टू पावर माइनस 74, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई स्क्वायर। ओके, ये डेल्टा ई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास रहेगा बच्चे। तो डेल्टा ई का वैल्यू देख लीजिए, आप फाइंड आउट कर लीजिए, इसका पूरे को मैं रूट कर लेता हूँ। ठीक है, तो रूट करते ही ये 1.67 तो आपके पास इंडिविजुअल रह ही जाएगा। सो दैट इज 1.67 ओके रूट ऑफ 6.67 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय टेन टू पावर माइनस ऑफ 74। राइट, तो देखिए हमें तो ऑर्डर पूछा गया है बच्चे, तो ये कैलकुलेशन हम ना ही करें तो बेहतर है। राइट, तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ को तो इग्नोर कर रहा हूँ, मैं केवल इस पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए टेन टू पावर माइनस 74, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, टेन टू पावर माइनस 74 इसका पावर रूट का जो रूट है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दैट इज 1/2। 1/2 करते ही कितना आ जाएगा बच्चे, ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 34 टाइम्स। तो 10 का पावर मेरे पास आ जाएगा माइनस 34।
राइट ना। अच्छा ये देखिए डी ऑप्शन में आपको ये जो है इसका ऑर्डर मिल चुका है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चे, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं बच्चे। ओके बच्चों, two identical two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L, okay, are initially at a distance D. Okay, D is much lesser than L apart. Because of their mutual repulsion, the charges begin to leak from the both the spheres at the constant rate. Okay, as a result, the spheres approach each other with a velocity v. Okay, then v vary as a function of the distance x between the spheres s. ओके बच्चे 2016 का ये क्वेश्चन है, राइट ना। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आई थिंक 2013 में भी पूछा जा चुका है, राइट ना। तो जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करके गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया ही होगा, इसको आंसर किया ही होगा, राइट ना। चलिए क्या दे रखा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशनल टाइप का क्वेश्चन ये है बच्चे। ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे आपके, अगर इससे रिलेटेड दो तीन चार क्वेश्चंस भी हो सकते हैं तो वो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डेरिवेशनल टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, बट ये इजी रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पड़ेगा। चलिए, सो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक कॉमन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं लाइक दिस, राइट ना। और ओके, यहाँ से दो मासलेस स्ट्रिंग्स है बच्चे, तो ये मासलेस स्ट्रिंग देखिए किस तरह से, ये मासलेस स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर बना दी है इस तरह से, राइट ना। ओके, दोनों के एंड्स पर क्या है, यहाँ पर चार्जेस को सस्पेंड किया गया है बच्चे, यहाँ पर दो चार्जेस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है बच्चे और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, दोनों के बीच में यहाँ पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा होगा लाइक दिस। सो दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना। चलिए ये इनका सेपरेशन यहाँ से इस तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है। सपोज दिस एंगल कंसिडर एज अ थीटा, ओके। और ये जो सेपरेशन है बच्चे, ये सेपरेशन मैं मान लेता हूँ कितना है, x, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये सेपरेशन x है, ओके। और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो l दे रखा है, और एक रिलेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। या सॉरी, यहाँ पर massless string of length l are initially at a distance d. d is much lesser than l apart because of their, yes सही है। यहाँ पर l जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास रहने वाला है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर काइनेमेटिक्स को हम यूज करेंगे, जनरल किस तरह के फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। दोबारा से इस फिगर को हम यहाँ पर बना लेते हैं, ओके। ये देखिए ये एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर होगा और एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन आपको पता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा लाइक दिस, राइट ना। चलिए नीचे यहाँ पर इस चार्ज का जो है वेट mg एक्ट करवा देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग है तो यहाँ पर एक टेंशन T एक्ट करेगा बच्चे, दिस इज द टेंशन T। ये एंगल आपने थीटा माना था, सो दैट्स वाई ये एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा। ये एंगल थीटा होगा तो बच्चे ये जो एंगल होगा दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ थीटा, राइट। तो थीटा यहाँ पर टी और ये थीटा आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हम टी का कंपोनेंट बना सकते हैं टी कोस थीटा, राइट। और एक और कंपोनेंट में यहाँ पर बना सकता हूँ जो कि टी साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। जनरल सा मैकेनिक्स बना के जो है यूज किया हमने और ये इक्वेशंस बना ली। तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो टी साइन थीटा है, ठीक है, दैट टी साइन थीटा इक्वल्स टू है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो टी कॉस थीटा है बच्चे, दैट टी कॉस थीटा बैलेंस्ड एम जी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इक्वेशन को लिख सकता हूँ, ओके। टी से टी कैंसिल आउट कर दें एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका हो जाएगा बच्चे यहाँ पर टेन थीटा। सो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है ना। चलिए आप चाहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चे चार्ज हमें स्मॉल क्यू
ओके ओके ओके, यस यस यस, ठीक है। चार्जेस को यहाँ पर हम स्मॉल क्यू कंसिडर कर लेते हैं बच्चे, चार्जेस को स्मॉल क्यू कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पर मैंने स्मॉल क्यू लिखा, दैट्स वाई। चलिए टेन थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एम जी, राइट ना। चलिए इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ, राइट। अगेन मैं यहाँ पर टेन थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय ज्योमेट्री, तो वो टेन थीटा कैसे फाइंड होगा, देखो। अब यहाँ पर जो थीटा है वो बहुत छोटा है, दैट्स वाई मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू साइन थीटा। और साइन थीटा हमारा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, राइट ना। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। तो मैं लिखूंगा बच्चे दिस इज इक्वल्स टू x/2, और हाइपोटेनियस कितना है, दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ l। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x/2l, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों tan थीटा के मेरे पास यहाँ पर इक्वेशंस आ चुके हैं, अब दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, राइट ना। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया, राइट ना। चलिए इक्वेट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो सेपरेशन कितना है उनके बीच में, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, ओके। चलिए बच्चे, तो यहाँ लिखूंगा मैं इसको के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा मेरे पास एम जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x/2l, राइट ना। यहाँ पर मैं एक x का रिलेशन निकालूंगा बच्चे l के साथ, राइट ना। सो कितना आ जाएगा बच्चे, x³ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर 2l एंड डिवाइडेड बाय एम जी, राइट ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन आने वाला है बच्चे, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ही हमें आगे काम आने वाला है। चलिए अब देखिए बच्चे, यहाँ पर के कांस्टेंट है, ठीक है, एल चार्ज एवरीथिंग कांस्टेंट है, बट आप देखिए बच्चे कि रिलेशन किस किस के बीच में स्टैब्लिश करना है हमें, ठीक है। क्योंकि आगे यहाँ पर एक और पॉइंट आपको गिवन था, वो पॉइंट आपने अगर फोकस किया हो, देखिए द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम द बोथ द स्फीयर एट द कांस्टेंट रेट। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज है ना बच्चे, अब वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो क्यू को आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस में लेके चलेंगे। तो देखिए किस तरह से मतलब आपको यहाँ पर अपनी थिंकिंग रखनी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, एज इट इज मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो देखिए रेस्ट ऑफ कांस्टेंट, तो x और q का मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ, लाइक x³ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, राइट। इस तरह का रिलेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं बच्चे, ठीक है। आगे चलिए, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये एक रिलेशन भी हमारे आगे काम आने वाला है। चलिए अब आपको क्या बोला हुआ है, चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब चार्ज यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हो, किस तरह से, देखिए यहाँ आपको बोला गया है जो चार्जेस हैं वो लीक होंगे, द चार्जेस लीक एट कांस्टेंट रेट, ओके, एट कांस्टेंट रेट। तो मैं यहाँ पर किस तरह से लिख सकता हूँ बच्चे, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर dq/dt को, कहीं ना कहीं ये dq/dt वाली टर्म आपके पास अब आना शुरू हो जाएगी, अब आपको इसको यूज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या बच्चे क्वेश्चन। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, ओके। जो इक्वेशन था देखो वहां पर आ जाओ, एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल मैंने यहाँ ये लिखा था, तो देखिए इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, दैट x³ इज प्रोपोर्शनल टू द क्यू स्क्वायर, राइट ना। चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, किस तरह से, देखिए बच्चे 3x² dx/dt, राइट ना, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, dq/dt। कि सर इस तरह का काम आपने क्यों किया, मतलब इसको क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि बच्चे मेरे को यहाँ पर रिलेशन के लिए v भी रिक्वायर्ड है, तो v अब आपके पास यहाँ पर आता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, दैट्स वाई बच्चे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, राइट। सो यहाँ पर अब आप लिखोगे 3x² dx/dt की जगह आप लिखोगे v, क्योंकि रिलेशन तो मेरे को फाइनल v और x के बीच में ही देना है ना,
सो दैट्स वाई मेरे को v भी तो इंट्रोड्यूस करवाना था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है बच्चे। ओके, सो 3x स्क्वायर इंटू वी प्रपोर्शनल टू क्यू और डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए बच्चे, अगेन यहाँ पर एक टर्न आता है। देखिए डी क्यू बाई डी टी बेसिकली आपका क्या है, ये कांस्टेंट रेट से जो है क्यू चेंज हो रहा था। सो मैं इस टर्म को बच्चे अगर कांस्टेंट बोल दूं, राइट ना, अगर इस टर्म को मैं यहाँ पर कांस्टेंट बोल दूं, तो बेसिकली मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, एक्स स्क्वायर वी प्रपोर्शनल क्यू का रिलेशन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है ना। बट देखिए रिलेशन बेसिकली v और x के बीच में ही मेरे को चाहिए, यानी कि यहाँ से ये q भी एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, इस q को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चे देखिए यहाँ पर q को किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था ये वाला इक्वेशन मैं आगे फिर से यूज करूंगा। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं q की जगह इसको इस तरह से लिख दूं, एक्स का पावर एक्स क्यूब था, सो यहाँ पर 3/2 मैं लिख देता हूँ। तो क्यू का ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, किस तरह से, देखिए एक्स स्क्वायर वी प्रोपोर्शनल क्यू का वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक्स का पावर 3/2, राइट ना। तो देखिए नाउ देयर इज ओनली रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स जो हमें यहाँ ऑप्शंस में गिवन था। देखिए तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हो चुका है, 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स का पावर -2। सो देख लीजिए बच्चे 3/2 -2 आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, v इज प्रोपोर्शनल और x का पावर कितना आ जाएगा, -1/2। नाउ दैट इज द फाइनल रिलेशन, ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करना था बच्चे। ठीक है, और ये रिलेशन मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पर मैच करवा दिया हमने आंसर को। दैट इज योर ट्रू आंसर। ओके, थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बट देखिए 2013 में भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगेन नीट 2013 और 95 दो बार पूछा गया ये क्वेश्चन बच्चे। ओके, a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. Okay, the system of the three charges will be in equilibrium if q is equals to, right? इजी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आते भी हैं। तो देखिए हमें क्या बोला गया है, दो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ से कुछ सेपरेशन पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है बच्चे क्यू, राइट ना। इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या हो गया, दिस इज द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस। आपको पूछा गया है कि ये जो सिस्टम है ये एक्लिब्रियम में क्यू के किस वैल्यू के लिए होगा, राइट। चलिए तो फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पर अब आपको एक्लिब्रियम की कंडीशन बोला गया है, राइट ना। तो इस सिस्टम पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे, यानी कि नेट फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट ना। ये एक सिंपल सी कंडीशन यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। तो देखिए बच्चे यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन मैं बोल देता हूँ कि ये है आर, राइट, और ये सेपरेशन भी हमारे पास कितना दे रखा है, आर, राइट ना। चलिए इस चार्ज को हम फोकस करते हैं। तो इस चार्ज, ये जो चार्ज है इन दोनों पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, इतने ही फोर्सेस ये भी इस पर लगा रहे होंगे, राइट ना। तो टोटल फोर्सेस लिख लेते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको बोल देता हूँ 1, राइट, इसको बोल देता हूँ 2। ओके, तो पहला फोर्स जो चार्ज 1 यहाँ पर लगाएगा, ठीक है, चार्ज 1 ऑन स्मॉल क्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे दैट एफ इक्वल्स टू, और यू कैन से F1 इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सिमिलर पैटर्न में बच्चे, ठीक है, जो चार्ज 1 है, अगेन जो चार्ज 1 है ये किस पर, चार्ज 1 क्यू पर, इस 2 पर, Q2 पर कितना जो है फोर्स लगा रहा होगा बच्चे, वो फोर्स भी देख लेते हैं। दैट F2 इक्वल्स टू बच्चे यहाँ पर आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू, यानी कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R का होल स्क्वायर, राइट ना। तो सिस्टम पर ये दो तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इनका जो समेशन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, राइट ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, प्लस के
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r² इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय r² इक्वल्स टू, मैं इसको इधर भेज के दूसरा साइड इसको लिख देता हूँ नेगेटिव में। ओके, क्या क्या कैंसिल आउट होता है उसको आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चे। तो ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस स्मॉल क्यू का वैल्यू जो कि कितना है बच्चे, -q/4, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा आंसर है बच्चे। ये बी ऑप्शन आपको गिवन है और बी ऑप्शन ही बच्चे इसका आंसर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो टू पिथ balls carrying equal charges are suspended from a common point by the strings of equal length. Okay, the equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at the half of the height. The equilibrium separation between the balls now become. ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बच्चे ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन है। ओके, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, 2016 में भी पूछा गया है। यस, वो क्वेश्चन भी हमने किया है बच्चे, इस वीडियो में वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो बेसिकली इक्वल चार्जेस है, यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों चार्जेस आपके कितने होंगे, क्यू चार्जेस हैं, राइट। ओके, फर्स्ट कंडीशन में देखिए इनके बीच का सेपरेशन आर है। सेकंड कंडीशन में अब आपने इनको y/2 पर क्लेम कर दिया। इनिशियली देखिए y पर क्लेम किया हुआ था, देन y/2 पर क्लेम कर दिया। तो y/2 पर क्लेम करने के बाद जो सेपरेशन है इनके बीच में वो कितना हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चे। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, ये चार्ज है तो चार्ज का एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, राइट ना। चलिए इस mg को बैलेंस करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स होगा। वो किस तरह से बैलेंस होगा बच्चे, वो होगा इस टेंशन से। देखिए यहाँ पर एक टेंशन एक्ट हो रहा होगा, तो ये एंगल आपको कितना मिल जाएगा, ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टी कोस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टी साइन थीटा, राइट। अब टी साइन थीटा को बैलेंस करते हुए यहाँ पर मैं लिखूंगा एक फोर्स, और ये फोर्स कौन सा है, बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा होगा। दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टी साइन थीटा है, दैट टी साइन थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो टी कोस थीटा हमें मिला है, दैट टी कोस थीटा इक्वल्स टू बच्चे एम जी। तो टी से टी कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमें मिल जाएगा टेन थीटा। और टेन थीटा बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू एफ बाय एम जी, राइट ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ओके, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाय एम जी को, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया बच्चे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगेन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री हम देखते हैं। ठीक है, जो फिगर आपको गिवन है उसकी जियोमेट्री अगर आप देखोगे तो वहां से भी बच्चे आप टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और वो टेन थीटा बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बेस होगा। तो यहाँ पर कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, देखिए। तो इस तरह से आप कंसिडर करें बच्चे, यहाँ पर फिगर नंबर फर्स्ट में ये एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चे वाई, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r/2। ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द लेंथ बच्चे यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स वाई r/2 यहाँ पर आपने कंसिडर किया है। सो टेन थीटा बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर टू बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है बच्चे r/2 और बेस है यहाँ पर y। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, r/2y। दिस इज द अनादर वैल्यू ऑफ द टेन थीटा। तो टेन थीटा का दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको पता ही होगा बिल्कुल बच्चों, दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं, राइट ना। तो चलिए इक्वेशंस को यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके, सो r/2y, राइट ना, दिस r/2y इक्वल्स टू बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन डिवाइडेड बाय mg। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे क्या होगा, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चे उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट डाउन करते हैं, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिख दूंगा। सो दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट ना।
चलिए अगेन हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख सकते हैं बच्चे, दैट r/2y इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एम जी। ठीक है, रिलेशन बेसिकली हमें किस किस के बीच में चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको यस ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रिलेशन डिराइव करना है बेसिकली किस किस के बीच में। एक तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा बच्चे, कौन सा पॉइंट होगा, एक तो आर होगा, यस एक आर होगा, और दूसरा ये वाई जो वैल्यू है इसके बीच में। तो रिलेशन आर और वाई के बीच में हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना होगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा सोचना होगा। तो देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दूँ, लाइक r³ mg इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर 2y, राइट। तो रिलेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, r³ प्रोपोर्शनल टू वाई, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स को हम कांस्टेंट यहाँ पर मान सकते हैं। तो एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा किस किस के बीच में, आर के बीच में और आर के बीच में और वाई के बीच में। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। यानी कि r³ इज प्रोपोर्शनल टू 2y, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टू भी कांस्टेंट है तो बच्चे इसको भी लिखने की हमें जरूरत है नहीं। सो दैट्स व्हाई यू आल्सो कैन रिमूव टू फ्रॉम द हियर। तो यहाँ से इस टू को भी रिमूव कर दें, तो प्योर रिलेशन आपके पास क्या आएगा, दैट r³ इज प्रोपोर्शनल टू y। ये रिलेशन हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये रिलेशन हमारे पास आ गया, तो सिमिलर पैटर्न में बच्चे जो दूसरा रिलेशन आपका यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि r⁻³ इक्वल्स टू, क्योंकि r प्रोपोर्शनल y था, तो सेकंड कंडीशन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस सेकंड कंडीशन में बच्चे r' अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या मेरे पास y/2 नहीं आ जाएगा। यस, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, r' क्यूब डिवाइडेड बाय r³ एक जनरल रिलेशन में यहाँ से बना सकता हूँ। सो y/2 डिवाइडेड बाय y में अगर यहाँ पर करूँ, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 बच्चे। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, राइट ना। सो r' डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1/2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 1/3। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय और 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, फाइनली मैं यहाँ पर आंसर पे पहुँचने वाला हूँ। क्यों, देखिए बच्चे, मेरे को वैल्यू चाहिए था यहाँ पर r' का, सो दैट r' इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2 का पावर हो जाएगा 1/3। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन बच्चे यहाँ से निकल रहा है। तो देखिए कौन सा, यस ऑप्शन नंबर बी क्लियरली आपका जो है इस आंसर को जस्टिफाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये आंसर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 16 और 13 में सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, 2010 का क्वेश्चन हम अब डिस्कस करते हैं। सो टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q आर separated by a distance d. If F is the force of the repulsion between the ions, then the number of the electrons missing from each ion will be. ओके, कूलम्ब्स लॉ का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे की। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले देखिए, दो पॉजिटिव आयन से दोनों पे चार्ज कितना है, q। तो एक आयन यहाँ पर है जिसका चार्ज q है, राइट ना, और दूसरा बच्चे क्या है, इसका भी चार्ज है q। ओके, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन है d। ओके, तो दोनों के बीच में बच्चे क्या होगा, ओके, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा। दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू बच्चे क्या होगा, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है the number of electrons missing from the each ion. Okay, you have to find out here number of electrons. तो देखो बच्चे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है बच्चे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं बच्चे यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का, दैट Q इक्वल्स टू NE, राइट ना। तो बच्चे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय E में कर दूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। यस, चार्ज हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे यहाँ से। तो यहाँ से चार्ज बहुत इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितना आ जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू FD स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इक्वल्स टू Q स्क्वायर। तो यहाँ से इसको पूरा मैं रूट के अंदर ले लेता हूँ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, राइट ना।
आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है बच्चे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है तो आप Q डिवाइडेड बाई ई कर दीजिए, वेरी सिंपल। सो यहाँ पर देखिए बच्चे, डिवाइडेड बाई ई करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 1/E, दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, FD² डिवाइडेड बाय K। ठीक है, चलिए अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए के का वैल्यू, यस के का वैल्यू ऑप्शन में 4πε0 गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा बच्चे 4πε0, ओके, FD², यस के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, ओके। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, यस ये ई को अगर मैं रूट के अंदर लेता हूँ तो बच्चे यहाँ पर मेरे पास कितना आना चाहिए, E² आना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो 4πε0 FD²/E², यस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, ये देखिए, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius, okay, the coulomb force between the two is, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझे बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अगल बगल, यानी कि ये इस तरह से, ये देखिए मैं बना के बता देता हूँ बच्चे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई में बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चे, ठीक है। न्यूट्रॉन तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा वो इन दोनों के बीच में काम कर रहा होगा, लाइक दिस, राइट ना। दोनों के बीच का सेपरेशन किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस r, राइट। आपको कूलम्ब फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है बट वेक्टर फॉर्म में गिवन, तो किस तरह से करेंगे बच्चे, सो यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल्स टू होता है के Q1 Q2/r², यस मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, ठीक है, जब स्केलर फॉर्म लिखते हैं। बट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बच्चे, यहाँ पर होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय बच्चे r², इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस ऑफ ई होता है। इस तरह से हमें इसको लिखना ज़रूरी है, साइन यहाँ लगाना ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, -(k)E² डिवाइडेड बाय r², ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें बच्चे, आप इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज r कैप, ओके। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर यूनिट वेक्टर आप लिखते हैं तो वो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है बच्चे, लाइक ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जनरल फॉर्मूला आपको वेक्टर में बताया जाता है, तो वही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर -(k)E² डिवाइडेड बाय r², बेसिकली क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द r²। आर कैप को किस तरह से लिखूंगा मैं, यहाँ पर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो एफ वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर -(k)E² आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्यूब। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है, 2003 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चे 2003 का यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं हम। यस ओके, ये हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, यस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, 99 का ये क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। क्या पूछा गया है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, दिस फोर्स कांस्टेंट यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है बच्चे यहाँ पर, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ओके। दो यहाँ पर चार्जेस की बात है बच्चे, पहले वो एयर में रखे हुए हैं, बाद में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसको प्लेस कर दिया जाता है, तो क्या इफेक्ट होगा आपको ये बताना है। तो चलिए, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे जो कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड ही है बच्चे। चलिए जो फोर्स वन होगा यानी कि जो एयर में फोर्स होगा उसको आप कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चे कितना चार्जेस दे रखा है यहाँ पर, नहीं, सो Q1 Q2/r² हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में होगा बच्चे, जब एयर में दोनों चार्जेस रखे होंगे,
ठीक है। अगर यहाँ पर मीडियम के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ आ जाएगा बच्चे Q1 Q2 by r स्क्वायर। ओके, ये देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन आर आ गया, यानी कि यहाँ पर ये एप्सिलॉन आर बेसिकली क्या है, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर मीडियम। मीडियम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। चलिए, ये एप्सिलॉन आर को मैं यहाँ पर के रखने वाला हूँ बच्चे। तो देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे क्या होगा। सपोज एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह मैं के रख देता हूँ बच्चे यहाँ पर, एंड इधर आ जाएगा Q1 Q2 by r स्क्वायर। नाउ डिवाइडेड बाय जो फोर्स एयर में होगा बच्चे, ठीक है, वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 by r स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, Q1 Q2 by r स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपको फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, जो फोर्स मीडियम में एक्ट करेगा और जो एयर में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, उसका रेशियो आपको कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 1/k। ओके, यानी कि मीडियम का जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय के, यानी कि जो एयर में फोर्स होगा उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये डिक्रीज होगा बच्चे, के का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स डिक्रीज हो रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर बेसिकली इस लेक्चर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे मैंने आपको कराए। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे बच्चों। थैंक यू।